ठीक है भाई, चलो सबको बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। प्रमस्तिष्क की हम बात कर रहे थे और प्रमस्तिष्क में अब हम किसकी बात करेंगे आज? लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक तंत्र। अब लिम्बिक तंत्र या लिम्बिक सिस्टम को अपन ने क्या नाम से जाना था? इमोशनल ब्रेन। अब लिम्बिक सिस्टम में तीन भाग अपन पढ़ते हैं। पहला तो होता है अमाइगडाला पिंड। अब ये अमाइगडाला पिंड जो है ये हाइपोथैलेमस के साथ काम करता है और ये जो अमाइगडाला पिंड है ये हाइपोथैलेमस के साथ मिलेगा और हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर क्या करता है? हमारे भावनात्मक या इमोशंस को नियंत्रित करता है। प्रेम, लगाव, ईर्ष्या, जलन, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, इन सब का नियंत्रण कौन करेगा? अमाइगडाला पिंड। किसके साथ मिलकर? हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर। तो लिखे यहां पर अमाइगडाला पिंड। यह पिंड हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर इमोशनल व्यवहार एंगर, हेट्रेड, इत्यादि को नियंत्रित करता है। ठीक है भाई, तो अमाइगडाला पिंड हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर भावनात्मक या इमोशनल व्यवहार को नियंत्रित करेगा। फिर आता है हिप्पोकैम्पस। ये क्या करता है? हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में, आपको वही चीजें याद रहती हैं जो किस में जाती हैं? लॉन्ग टर्म मेमोरी या हिप्पोकैम्पस में। यह भाग शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में परिवर्तित करता है। और तीसरा आता है बेसल गैंग्लिया। देखो एक नया होता है स्टीरियोटिपिक मूवमेंट्स का मतलब पता है आपको? स्टीरियोटाइप या स्टीरियोटिपिक, रटे रटाए मूवमेंट। जैसे अपन चलते हैं, अपने आप हाथ चलता है, ठीक है, ये रटा रटाया, ये हमेशा जितनी बार भी आप चलोगे ये हाथ चलेगा। अच्छा, कभी भी आपने स्कूल में ऐसे वार्षिक या एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट किया हो या कोई डांस कंपटीशन या डांस वांस किया हो तो आप क्या करते हो? सीधे जाके नाचते हो? नहीं ना, पहले उसकी प्रैक्टिस करते हो, तैयारी करते हो। वो सारे फिजिकल मूवमेंट्स को कितनी बार याद करते हो ताकि वो याद हो जाए और स्टेज पे जाकर एकदम परफेक्ट हो जाए। तो उसमें नियंत्रण कौन करता है? ये बेसल गैंग्लिया। रटे रटाए भौतिक गति को या फिजिकल मूवमेंट्स को क्या कहते हैं? स्टीरियोटिपिक मूवमेंट्स। और उसका नियंत्रण कौन करेगा? ये बेसल गैंग्लिया। इसी के कारण आपके डांस में परफेक्शन आता है या फिजिकल मूवमेंट में परफेक्शन आता है। स्टीरियोटिपिक
मूवमेंट्स का नियमन। स्टीरियोटिपिक मूवमेंट मतलब भौतिक मूवमेंट। तो स्टीरियोटिपिक मूवमेंट्स का नियमन बेसल गैंग्लिया करता है। ठीक है भाई, तो ये अग्र मस्तिष्क में अपन ने सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाला हिस्सा देखा परिधीय का, और प्रमस्तिष्क के भीतर वाला हिस्सा यानी लिम्बिक सिस्टम देखा। अब प्रमस्तिष्क में और क्या आता है? डायनसेफेलॉन। प्रमस्तिष्क में और क्या आता है? डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन में कौन कौन से भाग? 3, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमस में पाइनियल ग्रंथि होती है, और पीनियल ग्रंथि या पाइनियल ग्रंथि किसका स्रावन? मेलेटोनिन का। और मेलेटोनिन का काम सोने जागने का चक्र का नियमन। मुख्य रूप से किसका नियमन? सोने जागने का। थैलेमस क्या था? मैंने कहा था कोऑर्डिनेशन, सहसंयोजक क्षेत्र है। जितनी भी संवेदी सूचनाएं आएंगी वो आएंगी, उसको संग्रहित करेगा, और जो आवश्यक है उसको प्रोसेसिंग के लिए कहां भेज देगा? हवा में, प्रमस्तिष्क में भेजेगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। तो ये लिख लिया। तो अब अपने पास नेक्स्ट आएगा डायनसेफेलॉन। अब डायनसेफेलॉन में हमारे पास पहला तो एपिथैलेमस। एपिथैलेमस में आपको ध्यान रखना है पाइनियल ग्रंथि उपस्थित, जो मेलेटोनिन का स्रावन करती है। फिर एपिथैलेमस के बाद नेक्स्ट आता है थैलेमस। सहसंयोजी यानी कोऑर्डिनेशन सेंटर है। यह सहसंयोजी यानी कोऑर्डिनेशन क्षेत्र है। जो संवेदी व चालक पथ अर्थात सभी संवेदी सूचनाओं का संग्रह कर फिल्टर कर उन्हें प्रमस्तिष्क कॉर्टेक्स की ओर स्थानांतरित करता है। तो सहसंयोजी या कोऑर्डिनेशन सेंटर क्या हो गया आपके पास? थैलेमस। सभी संवेदी सूचनाओं का संग्रह करेगा, उनमें से जो आवश्यक है उसको फिल्टर करेगा और उन्हें प्राथमिक वल्कुट क्षेत्र पर भेजेगा। और तीसरा और आखिरी भाग हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के कार्य आप लोग बताओ, क्या क्या काम करता है हाइपोथैलेमस? सबसे पहले तो पीयूष ग्रंथि का नियमन करेगा हार्मोन्स के स्रावन द्वारा। बिल्कुल सही। भूख प्यास का केंद्र, भूख लगती है तो कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। प्यास लगती है तो हाइपोथैलेमस। पेट भर गया है और नहीं खाना, सेशाइटी केंद्र, वो भी कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। शरीर में ताप का नियमन, शरीर में तापमान नियमन कौन करेगा? हाइपोथैलेमस।
परासरण नियमन, वैसोप्रेसिन के द्वारा परासरण नियमन कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। और अमाइगडाला पिंड के साथ मिलकर इमोशंस को नियंत्रित करता है। तो ये सब किसके काम है? हाइपोथैलेमस के। पीयूष ग्रंथि का नियमन, ताप नियम को हम कहते हैं थर्मोरेग्युलेशन। परासरण नियमन, भूख, प्यास और सैशिएटी केंद्र। ये सैशिएटी केंद्र का मतलब पेट भर जाने को क्या कहते हैं? सैशिएटी केंद्र। और अमाइगडाला पिंड के साथ इमोशनल बिहेवियर का नियमन, ये सब हाइपोथैलेमस। ठीक है भाई, ये आपके पास पूरा का पूरा अग्र मस्तिष्क हमने देख लिया। अग्र मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क देखा, प्रमस्तिष्क का वल्कुट क्षेत्र था, कॉर्टेक्स, अलग अलग पिंड, फिर अंदर की तरफ लिम्बिक सिस्टम, और प्रमस्तिष्क में दूसरा डायनसेफेलॉन जिसमें एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब अग्र मस्तिष्क के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन। लिख लिया? ठीक है, आगे। अब अपने पास मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, अब ये जो हमारी मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन है, सबसे पहले तो मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन में एक नली निकलती है, और उस नली को हम क्या कहते हैं? सेरिब्रल एक्विडक्ट या आइटर। एक हम देखेंगे, एक ट्यूब या एक नली होती है जिसके अंदर सीएसएफ फ्लो करेगा, जिसके अंदर क्या प्रवाहित होगा? सीएसएफ, वो आगे देखेंगे। बट अभी के लिए मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क में क्या निकलती है? एक नली या ट्यूब निकलती है जिसे क्या कहते हैं? आइटर या सेरिब्रल एक्विडक्ट। तो सबसे पहली चीज, मध्य मस्तिष्क से सेरिब्रल एक्विडक्ट या आइटर पास होती है। एक ट्यूब है जिसका नाम है सेरिब्रल एक्विडक्ट या आइटर, वो पास होती है।
अब सुनना, अब ये जो मध्य मस्तिष्क है इसके पृष्ठीय भाग पर, पृष्ठीय भाग मतलब पीछे की तरफ आपको 1, 2, 3 और 4 दृष्टि पिंड मिलेंगे। मध्य मस्तिष्क में पीछे की तरफ पृष्ठीय भाग में क्या मिलेंगे? 4 दृष्टि पिंड, जिनको अपन 4 ऑप्टिक लोब्स भी कह सकते हैं, और 4 होते हैं इसलिए इसको क्या कहते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिया। 4 हैं इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिया। अब इसमें ऊपर की तरफ जो दृष्टि पिंड है उन्हें कहते हैं सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, नाम है, और नीचे की तरफ, पीछे या नीचे की तरफ जो है उसे क्या कहते हैं? इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। अब ये क्या करते हैं ऊपर और नीचे वाले? देखो, आपका सर, हेड जिस दिशा में जाता है, जिस दिशा में आप अपने सर को मूव करते हो, आपके नेत्र गोलक अपने आप वहां पे घूमते हैं। कभी उल्टा होता है क्या कि सर यहां जा रहा है, नेत्र गोलक वहां जा रहे हैं? नहीं, जिस दिशा में आपका हेड मूव करेगा उसी दिशा में आपके नेत्र गोलक मूव करेंगे। यह प्रतिवर्ती का नियमन कौन करता है? सुपीरियर कॉलिक्यूलाई। तो हेड का मूवमेंट और आई बॉल का मूवमेंट सुनियोजित हो, एक ही दिशा में हो, सुपीरियर कॉलिक्यूलाई। दूसरा, आप कहीं जा रहे हो, कुछ हो, तो जहां से कोई साउंड या ध्वनि आती है अपने आप सर वहीं मुड़ता है। कभी ऐसा होता है कि आवाज यहां से आई और मैं यहां देख रहा हूं? जिस दिशा से आवाज आती है उस दिशा में ही सर मूव करता है। तो ध्वनि की दिशा में सर का मूवमेंट कौन करेगा? इंफीरियर कॉलिक्यूलाई है। सारा सुनियोजित है, पूरा तंत्र जो नियंत्रित है। आप जिस दिशा में सर घूम रहा है उसी दिशा में आई बॉल जानी चाहिए, तो वो कौन कर रहा है? सुपीरियर कॉलिक्यूलाई। जहां से साउंड आ रहा है, जहां से आपको कोई आवाज दे रहा है, आपका सर अपने आप उधर घूम जाना चाहिए। सब सोच के समझ के कर रहे हो क्या? नहीं, अपने आप होता है। तो ये कैसा है? रिफ्लेक्स या प्रतिवर्ती। तो विजन, दृष्टि रिफ्लेक्स से संबंधित ऊपर वाले सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, और एकॉस्टिक साउंड रिफ्लेक्स से संबंधित इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। लिखे क्या हुआ? हम तो क्या दूसरे दिशा में देखते हैं? क्या हुआ? एसी ऑफ कराओ। हाँ? देखो, इनका पैराइटल लोब का ठंड केंद्र काम कर रहा है, आपके पैराइटल लोब का किसने? इनको भी, आपको कैसे पता इनको ठंड लग रही है? अच्छा, ओके। 25 तो बढ़िया है। हाँ, इसमें कितना था? थोड़ी देर बाद चला देंगे, 10-15 मिनट वापस। पहले ध्यान नहीं दिया यार मैंने, बंद या इसमें 16 से मैंने 25 किया था, मतलब टेंपरेचर बढ़ा है ना। हाँ सही है ना, लेकिन वो सिग्नल वो सेंस किया था उसने, टू टू बजा था नहीं, मतलब अगर आपने मतलब टेम्परेचर नहीं बढ़ा हो, क्या पता। 16 पे तो नहीं था यार, ये 25 पे था, क्योंकि 16 पे तो फिर आप ठिठुर जाते। जिसको क्या होगा? जिसको ठंडा होना है उनको। अच्छा, मतलब कोई आदमी गर्म हो जाए तो आप फटाफट ठंडा कर दोगे उसे। बढ़िया, लाओ लिखे। तो अब नेक्स्ट पॉइंट, मध्य मस्तिष्क के पृष्ठीय भाग में चार दृष्टि पिंड ऑप्टिक लोब्स उपस्थित। तो मध्य मस्तिष्क के पृष्ठीय भाग में आपके पास क्या उपस्थित हैं? चार दृष्टि पिंड या ऑप्टिक लोब्स। दो सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, विजुअल रिफ्लेक्स से संबंधित।
तो सिर की दिशा में नेत्र गोलक की गति का नियमन सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, और दो इंफीरियर कॉलिक्यूलाई एकाउस्टिक। ध्वनि की दिशा में सिर की गति, ये आपके पास मध्य मस्तिष्क। तो सुपीरियर और इंफीरियर कॉलिक्यूलाई, ये मध्य मस्तिष्क। ठीक है, अब अपने पास पश्च मस्तिष्क आता है। पश्च मस्तिष्क में कितने भाग हैं? 3, पॉन्स, अनुमस्तिष्क और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। पॉन्स अपन ने श्वसन में पढ़ा था, पॉन्स में 2 केंद्र है, एपन्यूस्टिक, न्यूमोटैक्सिक। एपन्यूस्टिक केंद्र उत्तेजित करता है ताकि अंतः श्वसन हो पाए, और न्यूमोटैक्सिक केंद्र स्विच ऑफ पॉइंट, अंतः श्वसन को बंद करता है ताकि बहिश्वसन हो सके। ठीक है, लिख लिया? अब अपने पास पश्च मस्तिष्क। अब पश्च मस्तिष्क में पहला तो आ गया पॉन्स, एपन्यूस्टिक केंद्र एवं न्यूमोटैक्सिक केंद्र, ये अपन देख चुके हैं पॉन्स में। अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। अब अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम क्या करता है बताओ तो? शरीर का संतुलन। आप चल रहे हो, दौड़ रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, कोई गेम खेल रहे हो, तो उस दौरान आपके शरीर में संतुलन कौन बनाए रखता है? अनुमस्तिष्क। शरीर की साम्य अवस्था, शरीर के संतुलन को बनाए रखने में कौन काम करता है? अनुमस्तिष्क। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या है अनुमस्तिष्क की। अनुमस्तिष्क का जो नियमन है वो है तो अनैच्छिक। भाई आप सोच समझ के हर बार चलते वक्त हर बार पैर जो लगते हो जमीन पे सोच के रखते हो क्या? नहीं ना। सीढ़ियां ऊपर नीचे करते हो, हर बार सोचते हो कि सीढ़ियों का एंगल कितना है, कितनी ऊपर है, कितनी नीचे है? नहीं। मतलब ये जो नियमन आपका अनुमस्तिष्क कर रहा है ये अनैच्छिक है, लेकिन चीज बढ़िया यह है कि ये अनैच्छिक नियमन ऐच्छिक पेशियों में हो रहा है। भाई पैरों की पेशियां, हाथों की पेशियां, ये सब कैसी हैं? ऐच्छिक पेशियां हैं, कंकाल पेशियां। इनमें अनैच्छिक नियमन कौन कर रहा है? अनुमस्तिष्क करता है। भाई मेड्यूला भी नियंत्रित करता है, मेड्यूला भी अनैच्छिक नियमन करता है, लेकिन मेड्यूला अनैच्छिक नियमन अनैच्छिक पेशियों में करता है। हृदय की पेशियों में, आहार नाल की पेशियों में, मूत्राशय में, तो सारी अनैच्छिक पेशियों में अनैच्छिक नियमन कौन करता है? मेड्यूला। लेकिन ऐच्छिक पेशियों में अनैच्छिक नियमन कौन करता है? अनुमस्तिष्क। ईयर भी शरीर संतुलन में कार्य करता है? नहीं बेटा, शरीर संतुलन की सूचना अनुमस्तिष्क तक पहुंचाता है। कान हम पढ़ेंगे,
कान भी हम कहते हैं संतुलन से संबंधित है, लेकिन संतुलन वो खुद नहीं कर रहा, वो संतुलन की सूचना जो है वो अनुमस्तिष्क तक भेज रहा है। अनुमस्तिष्क भी उस सूचना को इकट्ठा करता है, खुद नियमित करता है, और कुछ सूचना प्रमस्तिष्क पे भी भेजता है, क्योंकि कंकाल पेशियों का नियमन तो थोड़ा बहुत कौन भी करेगा, प्रमस्तिष्क भी करता है। तो ईयर तो सेंस ऑर्गन है, संवेदी अंग, केवल साम्य अवस्था संतुलन की सूचना इकट्ठी करके अनुमस्तिष्क को भेजेगा, नियमन तो कौन करेगा, अनुमस्तिष्क। तो अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम शरीर संतुलन साम्य अवस्था का नियमन करता है। तो शरीर के संतुलन, शरीर की साम्य अवस्था का नियमन कौन करता है, अनुमस्तिष्क। इसको गायरोस्कोप भी कहते हैं शरीर। ठीक है, फिर इसमें एक संरचना होती है जिसे हम कहते हैं आर्बर विटे। देखो अभी हम बात करेंगे बच्चों धूसर द्रव्य की और श्वेत द्रव्य की। धूसर द्रव्य यानी ग्रे मैटर, श्वेत द्रव्य यानी व्हाइट मैटर। तो यह अनुमस्तिष्क में धूसर द्रव्य ग्रे मैटर परिधि की तरफ होता है और व्हाइट मैटर केंद्र की तरफ होता है। मतलब अगर मैं अनुमस्तिष्क बनाऊं इस तरह से, तो यहां पर जो धूसर द्रव्य है वो परिधि की तरफ, और श्वेत द्रव्य जो होता है वो केंद्र की तरफ। लेकिन इसमें ये श्वेत द्रव्य जो है वो धूसर द्रव्य में विस्तारित रहता है। श्वेत द्रव्य किसमें विस्तारित होता है, धूसर द्रव्य में, उसे कहते हैं आर्बर विटे। आर्बर विटे का मतलब है जो श्वेत द्रव्य है, श्वेत द्रव्य धूसर द्रव्य में विस्तारित। तो श्वेत द्रव्य धूसर द्रव्य में विस्तारित होता है किस केस में, आर्बर विटे कहते हैं इसको। इसका काम क्या होता है, सुनो, इसका काम यह होता है कि यह कुछ संवेदी सूचनाओं को इकट्ठा करता है और कहां भेजता है, प्रमस्तिष्क में भी। इसलिए आपने देखा होगा शरीर का संतुलन, अल्कोहल के सेवन से कौन प्रभावित होता है, अनुमस्तिष्क, तभी तो आदमी लड़खड़ा के चलता है। देखो खुशी, देखो चेहरा खिल उठा है। ओल्ड एज में, अच्छा सवाल है, ओल्ड एज में बॉडी का संतुलन क्यों नहीं होता। एक तो पेशियों कमजोर होने लग जाती हैं, पेशियां भी कमजोर होने लग जाती हैं, अनुमस्तिष्क तक सूचना भी धीरे धीरे पहुंचती है। तो आयु के साथ साथ तो अनुमस्तिष्क और पेशियां दोनों ही हल्के हल्के कमजोर होते हैं। और भले ही अनुमस्तिष्क सही भी काम करे, लेकिन पेशियों में जोर नहीं रहेगा, ताकत नहीं रहेगी, तो फिर क्या होगा। हाँ जी, ट्री ऑफ लाइफ, फ फ फ फ, जीवन का वृक्ष नाम दिया है। मतलब ये जो अनुमस्तिष्क है ये कर क्या रहा है, ऐच्छिक पेशियों में अनऐच्छिक नियमन, ऐच्छिक पेशियों में अनैच्छिक नियमन, अनुमस्तिष्क। हाँ भाई, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मेड्यूला, सारी अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन। मतलब मेड्यूला में अगर कोई डैमेज हो जाए तो सीधे मृत्यु होगी भाई, फिर ना तो श्वसन दर, ना हृदय स्पंदन दर, कोई भी नियंत्रित नहीं होती, बंद हो जाए। लिख लिया, आखिरी मेड्यूला। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा।
शरीर की सभी अनैच्छिक शरीर की सभी अनैच्छिक प्रक्रियाएं, जैसे हृदय स्पंदन दर। हृदय स्पंदन दर के लिए कौन सा केंद्र था? कार्डियक केंद्र, शाबाश। श्वसन दर के लिए कौन सा केंद्र था? श्वसन लय केंद्र, शाबाश। आरआरसी। श्वसन दर, वमन केंद्र होता है, वॉमिटिंग, ये क्रमानुकुंचन, स्नीजिंग, छींक लेना। तो हृदय स्पंदन, श्वसन दर, वमन, स्नीजिंग, क्रमानुकुंचन, सबका नियमन मेड्यूला ऑब्लोंगेटा करेगा। ठीक है भाई, तो ये अपने पास मस्तिष्क के सारे भाग और उनके फंक्शंस, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क के तीनों का। अब स्नीजिंग, छींक, हाँ छे, अब तक तो आदत पड़ ही गई होगी। देखो भाई, ये वापस क्यों बनाया है, इतना दुख क्यों दे रहा हूं आपको जीवन में मैं? ये हमारे पास यहां पर प्रमस्तिष्क है, सेरिब्रम होगा यहां पे प्रमस्तिष्क, यहां कहीं पर ये डायनसेफेलॉन है, प्रमस्तिष्क का ही भाग, मतलब अग्र मस्तिष्क का ही भाग है। ये आपके पास मध्य मस्तिष्क, यार गलत कर, चलो कोई नहीं, मार्कर दूसरा, पॉन्स, मेड्यूला और अनुमस्तिष्क। ठीक है, इसका मतलब यहां पर अब अपन ब्रेन स्टेम बना रहे हैं। स्नीजिंग का मतलब छींक लेना भाई, वमन मतलब वॉमिटिंग, उल्टी उल्टी करना, तो इसमें जो ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम का मतलब मस्तिष्क के वो भाग जो एक ही अक्ष में आए। तो एक ही अक्ष में, एक ही अनुदैर्ध्य अक्ष में क्या शामिल हो रहा है? मध्य मस्तिष्क, पॉन्स और मेड्यूला। तो मध्य मस्तिष्क, पॉन्स और मेड्यूला किसका हिस्सा है? ब्रेन स्टेम का, मत यानी मस्तिष्क स्तंभ। तो ब्रेन स्टेम में क्या शामिल है? मध्य मस्तिष्क, एवं पश्चिम मस्तिष्क के पॉन्स व मेड्यूला। क्या बात है, जबरदस्त, सुंदर काम है। इतना भर दिया, इतना पढ़ के ले अपन ने अभी तो है। अरे यार दिखा दो, गजब। अच्छा ये, ओ ये चिपकाया क्यों?
अच्छा थोड़ा, अरे यार गजब। अपन ने ह्यूमन फिजियोलॉजी कितनी कर ली? दो एक चैप्टर बचे हैं बाकी। अरे यार सर्कुलेशन कर लिया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, हॉर्मोन्स, अरे दो ही बाकी हैं इसके बाद। मानव कार्य की समाप्ति की ओर है। हाँ दिवाली 2 की 4 तारीख की दिवाली है, तो मानव कार्य की तो पूरा करके ही जाओगे आप। फिर पादप कार्य की चालू करेंगे, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, बढ़िया है सब अच्छा है चैप्टर। फिर अब एक ही चैप्टर खराब है, वो स्ट्रेटजीज वाला यार, वो भेड़ बकरी। मतलब मुझे पर्सनली एक ही चैप्टर खराब लगता है बायोलॉजी में। मॉर्फोलॉजी की तो खराब तो कुछ नहीं है, लेकिन मॉर्फोलॉजी में क्या है कि जीवन में कोई नया योगदान नहीं है उसमें, आपके जीवन में कभी काम नहीं आएगा। मॉर्फोलॉजी तो आपका कभी काम आना ही नहीं है। जो है आलू प्याज ने प्याज का तना है ने आलू है, क्या करना है जो है खाना है हमें। तो तना था, मूल था, पत्ती थी, और उसमें यार मेरे को हिंदी तो बिल्कुल ही नहीं आती। बाप रे बाप, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, केसर ने, बही केसर ने, पुंग केसर ने, स्त्री केसर, बाप रे केसर ही केसर भर रखे हैं। और एक वो दल पुंज ने, बही दल ने, दल अंदर पुंज, पता नहीं क्या क्या, पता नहीं भाई साहब। उसकी हिंदी मैंने एक बार कोशिश की थी, मेरे जबान दुख गई। हम बोले गया तो हमें रखो, और हमें रखो तो फिर ऐसे नहीं बोला वो। हाँ चलो, तो ये तो ब्रेन स्टेम। अच्छा, आप काम की चीज ये है कि ये प्रमस्तिष्क, डायनसेफेलॉन और अनुमस्तिष्क, मतलब जो ब्रेन स्टेम का हिस्सा नहीं है, प्रमस्तिष्क, डायनसेफेलॉन, अनुमस्तिष्क में धूसर द्रव्य क्या होगा? परिधि की तरफ, और श्वेत द्रव्य कहां होगा? केंद्र की तरफ। इन तीनों में धूसर द्रव्य परिधि, श्वेत द्रव्य केंद्र। और जो ब्रेन स्टेम है, और ब्रेन स्टेम ये मेडुला आगे किसमें खुलेगा? मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में। इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें धूसर द्रव्य कहां आ जाएगा? केंद्र में। श्वेत द्रव्य क्या आ जाएगा? परिधि में। अब ये श्वेत द्रव्य, धूसर द्रव्य क्या है यार? क्या मतलब धूसर द्रव्य क्या या श्वेत द्रव्य का? भाई देखो, ग्रे मैटर का मतलब है उसमें माइलिन रहित एक्सॉन्स है। जिसमें माइलिन नहीं होता वो धूसर द्रव्य का हिस्सा है, और माइलिन का रंग श्वेत होता है। तो जहां पर भी माइलिन युक्त एक्सॉन्स हैं उन्हें क्या कहते हैं? श्वेत द्रव्य। अभी लिखते हैं, फिर एक चीज और है। हाँ, तो पहली चीज तो यहां पर प्रमस्तिष्क, डायनसेफेलॉन, एवं अनुमस्तिष्क में धूसर द्रव्य यानी ग्रे मैटर परिधि की तरफ एवं व्हाइट मैटर केंद्र की तरफ। प्रमस्तिष्क, डायनसेफेलॉन, अनुमस्तिष्क में ग्रे मैटर परिधि की तरफ है, व्हाइट मैटर केंद्र की तरफ। और उल्टा कहां हो जाएगा? ब्रेन स्टेम एवं स्पाइनल कॉर्ड में। ग्रे मैटर केंद्र की तरफ, एवं व्हाइट मैटर परिधि की तरफ। और यहां पर
धूसर द्रव्य या ग्रे मैटर का मतलब इसमें कोशिका काय भी है, सेल बॉडी। इसमें न्यूरॉन्स के क्या शामिल होते हैं? सेल बॉडीज होती हैं, प्लस माइलिन रहित एक्सॉन्स। लगभग पूरा का पूरा न्यूरॉन आ गया। लेकिन श्वेत द्रव्य जो है, व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर में केवल माइलिन युक्त एक्सॉन्स। ठीक है भाई, तो ये मानव मस्तिष्क तो अपन ने पूरा देखा। अब मस्तिष्क जो है उसको 3 झिल्लियां होती हैं, वो आवृत रखती हैं। मस्तिष्क को क्या करती हैं? 3 झिल्लियां जो हैं वो आवृत रखती हैं, जिसे क्या कहते हैं? क्रेनियल मेनिंजिस। वो 3 परत क्या है? सबसे बाहर ड्यूरा मेटर, उसके अंदर एरेक्नोइड मेटर, और सबसे अंदर वाली पाया मेटर। तो ये 3 परत हैं जो मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है। यार आज हमारा क्रिकेट मैच है शाम को, है? अरे मैं कैप्टन हूं। शाम को 4 बजे। कहां है? अमरगढ़। हाँ जी, क्या होगा? देख, लाइव और होगा टीवी पे। नहीं, बॉक्स क्रिकेट वाला टूर्नामेंट है ये। एक बक्से में बंद करके खिलाते हैं हमको कि साला भाग ना जाए। लो ये बना लिया एक बार। अब हाँ, क्रेनियल मेनिंजिस। ये क्रेनियल मेनिंजिस की हिंदी बताओ ना। कपाल तो मुझे भी पता है, कपाल मेनिंजिस है। ओ, एनसीईआरटी को भी नहीं आई। ठीक है, कपाल मेनिंजिस याद रखना। कपाल मेनिंजिस केवल मस्तिष्क को ही नहीं, मस्तिष्क के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड को भी आवृत रखेगी। तो मस्तिष्क एवं स्पाइनल कॉर्ड 3 परत द्वारा आवृत रहती है। बाह्य ड्यूरा मेटर, मध्य एरेक्नोइड मेटर और भीतरी पाया। ये मेटर का मतलब पता है आपको? मेटर का मतलब माता, मां। मेटर मतलब मां। और जीवन में ऐसे मां का महत्व बहुत होता है, और हमारे जीवन में 2 मां का बहुत महत्व है। 2, एक हमारी मां, दूसरी सिनेमा। बहुत, हाँ? आपका भी बहुत। सिनेमा में कौन कौन से सिनेमा देखा है आपने? सारा, मतलब हिंदी फिल्में भी देखते हैं आप? हिंदी के साथ साथ ऐसे हॉलीवुड फिल्में भी? आपकी फेवरेट हॉलीवुड फिल्म कौन सी है? अरे तेरी, देखी क्या आपने? अरे यार जबरदस्त, हमारी भी फेवरेट फिल्म है वो। ग्रीन माइल भी है टॉम हैंक्स की। अरे वाह, क्या बात है, आज तो लाल लाल। अरे बढ़िया। अब देखो, ये 3 परत तो है। हां,
क्या हुआ ना, मैं रुक ही रहा था, मैं साइड में ना थोड़ा सा डायग्राम बना रहा था। गोलू 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 गोलू। मतलब ये देखो, ये एक मस्तिष्क अगर मैं बनाऊं यहां पर, एक काम बना है यार, मेरे को दुख, अंत एक दुख है मेरे को, वो अभी मैंने कभी शेयर नहीं किया आप लोगों से, आज कर रहा हूं। मेरे से चित्र नहीं बनता ही नहीं है, क्या करें यार। भाई देखो छोड़ो, मतलब ये मस्तिष्क है, तो मस्तिष्क के सबसे अंदर वाली, देखो सबसे बाहर वाली परत ये जो है, ये सबसे बाहर वाली परत है ड्यूरामेटर, ठीक है। ये मध्य वाली है एरेक्नॉइड, और सबसे आंतरिक परत, ये आंतरिक परत देखो, ये मस्तिष्क के उपकला उत्तक के साथ धसी है, ये है पायामेटर। अब इसमें काम की चीज क्या है सुनो, ड्यूरामेटर में तो रुधिर सप्लाई होती ही नहीं, तो ये असंवेदनीय है, नॉन वैस्कुलर, इसमें ब्लड सप्लाई नहीं है। एरेक्नॉइड थोड़ी कम संवेदनीय है, ब्लड सप्लाई है तो सही लेकिन कम है, और ऐसे भर भर के रुधिर केशिकाएं पायामेटर। अधिक संवहनीय कौन है, पायामेटर। पायामेटर में ऐसे ब्लड वेसल है, तो मैं पायामेटर के अंदर ऐसे लाल रंग क्यों भर रहा हूं, क्योंकि इसमें रुधिर वाहिका है, और यह जरूरी है क्योंकि आगे अपन अब सीएसएफ की बात करेंगे। अब देखो, पायामेटर और एरेक्नॉइड मेटर के मध्य जो स्पेस है उसे कहते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस, और एरेक्नॉइड और ड्यूरा के मेटर के बीच में सब ड्यूरल। ये सब एरेक्नॉइड स्थल में अभी हम देखेंगे क्या प्रवाहित होगा, सीएसएफ कैसे बनेगा, क्या होगा, अभी हम देखेंगे। तो ये तीन परत है मस्तिष्क की, अभी अपन देखेंगे कैसे वो भी बनी हुई है। इसको हटा दो यार, इसको नहीं रख सकता मैं। अब कर दूं, अरे एसी ऑन करने का कह रहा हूं, टेम्परेचर 24 पे था। नहीं नहीं न 16 क्यों कर दे, देखो उम्र अच्छी लगती है 16, तापमान अच्छा नहीं लगता। ठीक है भाई, अब ये एक बार देखें ये पूरा ये क्या है और कैसे सीएसएफ बनता है और कैसे प्रवाहित। अब लिख लिया सबने आगे। अब देखो दुख बाहर आएगा अभी। मैं अब मस्तिष्क का ऐसे अनुदैर्ध्य अक्ष बनाऊंगा,
देखो आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि वो लगेगा नहीं। ये ऐसे मस्तिष्क का मैं क्या बना रहा हूं, लंबा अनुदैर्ध्य अक्ष। ठीक है, क्या आप मस्तिष्क को ऐसे सीधा रखो और उसको ऐसे लंबा काटो, ठीक है, तो वो ऐसा तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। देखो इसमें काम की चीज, सबसे बाहर वाली परत ये ड्यूरामेटर है। भाई मैंने, आप इमेजिन, ये मस्तिष्क है सीधा, ये मस्तिष्क को मैंने ऐसे बीच से काट के दिखा रहा हूं, तो मस्तिष्क के बाहर जो परत होगी वो सबसे बाहर वाली परत ये रही ड्यूरामेटर। ठीक है, फिर बीच वाली परत, ये बीच वाली परत क्या है, ये हमारे पास एरेक्नॉइड, एक सेकेंड, यहां ये एरेक्नॉइड परत है। और सबसे अंदर वाली, काम की अपने अंदर वाली ही है, ये पायामेटर है। अब देखो एक सेकेंड, अब काम की चीज क्या है, ये जो पायामेटर है ये आंतरिक परत है। इस पायामेटर के साथ कई सारी रुधिर केशिकाएं होंगी, क्योंकि पायामेटर क्या होती है, संवेदनीय होती है, उसमें बहुत रुधिर सप्लाई है। तो पायामेटर और रुधिर केशिकाएं हैं, और उसके साथ साथ ये आंतरिक उपकला होगी मस्तिष्क की, किन कोशिकाओं से, एपिंडाइमल। तो ये तीसरी उपकला क्या हो गई, एपिंडाइमल उपकला। इसका मतलब ये तीनों का समूह, पायामेटर, पायामेटर के अंदर रुधिर केशिकाएं और मस्तिष्क की जो ये एपिंडाइमल उपकला है, ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करती हैं, कोरोइड प्लेक्सस। एक संरचना जिसे क्या कहते हैं, कोरोइड प्लेक्सस। प्लेक्सस मतलब गुच्छा। गुच्छा किसका बना हुआ है, पायामेटर है, पायामेटर के रुधिर केशिकाएं हैं और एपिंडाइमल एपिथेलियम है। तीनों मिलकर क्या बनाती है, कोरोइड प्लेक्सस। यहां से क्या होगा, रुधिर छनेगा और रुधिर छन के मस्तिष्क के अंदर निलय में आएगा, और जब रुधिर छन कर मस्तिष्क के निलय में आता है उसे ही CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। भाई ये द्रव्य बनेगा तो रुधिर से ही। कौन से रुधिर से, वो रुधिर के जो पायामेटर में आया, पायामेटर में जो रुधिर आया उसमें केशिकाएं थी, वो नीचे अंदर फिल्टर होकर कहां पर आ गए, मस्तिष्क में। तो कोरोइड प्लेक्सस का काम क्या है, CSF का निर्माण। कोरोइड प्लेक्सस क्या करता है, CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का निर्माण। यह कोरोइड प्लेक्सस बना हुआ किससे है, एपिंडाइमल उपकला काली, रुधिर केशिकाएं और पायामेटर से। अभी पूरा 1 मिनट रुक जाओ, अभी पूरा काम कर ही देते हैं इसका। अब मस्तिष्क के अंदर ऐसे 4 खोखली संरचनाएं आपको मिलेंगी, जिसे अपन क्या कहेंगे, निलय। मस्तिष्क अंदर से क्या मिलेगा, ऐसे 4 खोखली संरचनाएं मिलेंगी जिसे निलय या वेंट्रिकल्स कहेंगे। ये 2 खोखला हिस्सा जो है वो प्रमस्तिष्क में मिलता है। इतना दुख है, आप रजिस्टर फेंक दिया आपने, नफरत हो गई आपको मुझसे अब, है? देखो इसलिए आए थे क्या यहां पे, ऐसा चित्र दो। बहुत गुस्सा है, मैंने इसलिए एसी चलाया, ठंडा हो जाएगा। अच्छा इधर देखो, ये पैरासील,
इसमें हम कहते हैं इसे पार्श्व निलय। और ये कहां पर मिलेंगे? दो हैं, तो दो क्या है हमारे पास? प्रमस्तिष्क के अर्धगोलार्ध। तो ये हमको मिलेगा कहां पर? प्रमस्तिष्क अर्धगोलार्ध में। प्रमस्तिष्क अर्धगोलार्ध है। फिर एक निलय आपको मिलेगा डायनसेफेलॉन में। डायनसेफेलॉन में भी किस हिस्से में? इसका नाम है डायासील, क्योंकि ये डायनसेफेलॉन में है। डायनसेफेलॉन के भी कौन से भाग में मिलेगा? एपिथैलेमस। और चौथा निलय मेटासील, ये हमको मिलेगा पश्चिम मस्तिष्क में। और पश्चिम मस्तिष्क में भी कहां पर? मेड्यूला में। तो पश्चिम मस्तिष्क या मेड्यूला में क्या है? मेटासील। डायनसेफेलॉन में डायासील। और पार्श्व निलय ये कहां है? पैरासील। ये चार खोखले हिस्से हैं। अब यहां क्यों बताया? क्योंकि यहीं पर सीएसएफ बनेगा, मतलब बनेगा भी और भरेगा भी। तो यहां का कोरॉइड प्लेक्सस ये रहा, तो यहां का कोरॉइड प्लेक्सस ये सीएसएफ यहां बनाएगा। इधर ये इधर का कोरॉइड प्लेक्सस सीएसएफ यहां बनाएगा। अब ये सीएसएफ किस में भर गया? पार्श्व निलय में। पार्श्व निलय से कहां निकलेगा? पार्श्व निलय से निकलकर कहां जाएगा? डायनसेफेलॉन। एक छेद होगा बीच में, फोरामेन ऑफ मोनरो। ये याद रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये जरूरी है। डायनसेफेलॉन से सीएसएफ कहां जाएगा? मतलब प्रमस्तिष्क से कहां जा रहा है? अग्र मस्तिष्क से पश्चिम मस्तिष्क। अग्र से पश्च जा रहा है, तो बीच में क्या आएगा? मध्य मस्तिष्क में आइटर या सेरिब्रल एक्विडक्ट, ये जरूरी है। ये सेरिब्रल एक्विडक्ट मैंने कहा था एक नली है, एक नली या ट्यूब है जो मध्य मस्तिष्क में होती है। क्या कर रहा है वो? सीएसएफ को अग्र मस्तिष्क डायनसेफेलॉन से कहां ले जा रही है? तो ये बेसिकली सीएसएफ का प्रवाह है। तो इसमें याद क्या रखना है? सबसे पहले तो ये सीएसएफ बनता कैसे है? सीएसएफ किससे बनता है? कोरॉइड प्लेक्सस नाम की संरचना से। अब ये कोरॉइड प्लेक्सस गुच्छा किसका है? ये गुच्छा है आपके पायामेटर, रुधिर केशिकाएं, एपिंडाइमल एपिथेलियम। इसमें रुधिर है, रुधिर फिल्टर होकर क्या बना रहा है? सीएसएफ। अब ये सीएसएफ क्यों जरूरी है? सबसे पहले ये रुधिर छनकर मस्तिष्क में है, मस्तिष्क के निलय में प्रवाहित हो रहा है, तो कोई ना कोई तो काम होगा। हमारे शरीर का भार मस्तिष्क का भार कितना है? 1.5 किलो। कभी कंधों पर 1.5 किलो का भार लगा? नहीं लगा, क्योंकि ये सीएसएफ जो है वो मस्तिष्क को उद्प्लावनता प्रदान करता है, हल्का महसूस कराता है। दूसरा, ये सीएसएफ से बाह्य आघात से बच पाता है मस्तिष्क। और तीसरा, अगर कोई पोषक तत्व अतिरिक्त चाहिए तो वो भी कौन उपलब्ध करवा देगा? सीएसएफ। मुख्य पोषण तो किससे मिलेगा? कैरोटिड धमनी। मुख्य जो रुधिर है, ऑक्सीजन है, वो तो कैरोटिड धमनी देगी, लेकिन कुछ अतिरिक्त पोषण चाहिए तो वो कौन देगा? सीएसएफ। तो सीएसएफ बनाया किसने? कोरॉइड प्लेक्सस। कोरॉइड प्लेक्सस किससे बना हुआ है? इनसे। और वो निलय में प्रवाहित हो रहा है। कितने निलय हैं? 4 खोखले, 2 प्रमस्तिष्क अर्धगोलार्ध में, एक डायासील डायनसेफेलॉन में, और एक पश्चिम मस्तिष्क मेटासील। अब बना लो आराम से।